नमस्कार। इंडिया 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त आप एनडीटीवी की इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। भारत का उभरता बाजार पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत के विकास की ये कहानी कुछ लोगों को या संस्थाओं की आंखों में खटक रही है? क्या अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भारत की धमक उन्हें रास नहीं आ रही? हमारे ये सवाल इसलिए हैं कि आए दिन ऐसी ताकतें किसी न किसी साजिश के तहत भारत की बड़ी कंपनियों और बड़ी संस्थाओं पर निशाना लगा रहे हैं। ऐसी ही संस्थाओं में से एक है शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग, जिसने अब एक नई रिपोर्ट बाजार में निकाली है, जिसका बाजार का नियमन करने वाली संस्था सेबी और देश के जाने माने उद्योग समूह अडानी ग्रुप पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। सेबी और अडानी ग्रुप दोनों ने ही इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज किया है और इसे दुर्भाग्यपूर्ण और ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद सेबी की जो निवेशकों को सलाह आई है, जो उनका स्टेटमेंट आया है, जिससे कि कम से कम ये कोशिश देखी जा रही है कि बाजार में, कल सोमवार है, बाजार खुलेगा, किसी भी तरह की अस्थिरता पैदा ना हो। इस वजह से सेबी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। क्या कहा गया है स्टेटमेंट में? सेबी ने कहा है कि हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बीच निवेशकों को शांत रहने की उन्होंने अपील की है। कहा है कि प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों की जांच पड़ताल करने का सुझाव भी सेबी ने दिया है और यह भी कहा है कि निवेशकों को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के डिस्क्लेमर पर ध्यान देना चाहिए। डिस्क्लेमर में हिंडनबर्ग रिसर्च के पास रिपोर्ट में शामिल सिक्योरिटीज में शॉर्ट पोजीशन हो सकती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने इस बार सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर कुछ संगीन आरोप लगाए, जिसमें कहा गया है कि उनकी अडानी ग्रुप की विदेश में मौजूद कुछ कंपनी में हिस्सेदारी रही है जो हितों का टकराव है, यानी कि जो ये किसी न किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उसकी तरफ इन्होंने आरोप लगाया। सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने इस रिपोर्ट का सिरे से खंडन करते हुए उन्होंने अपना जवाब भी दिया है और उस जवाब में उन्होंने क्या कहा है वो भी जरा आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए उन्होंने कहा है कि उनका वित्तीय लेन देन एक खुली किताब की तरह है। बुश दंपति ने एक बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंडनबर्ग रिसर्च सेबी के नोटिस का जवाब देने की बजाय चरित्र हनन की कोशिश कर रहा है। बुश दंपति ने यह भी कहा कि उन्हें अपना कोई भी वित्तीय दस्तावेज पेश करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसमें वो दस्तावेज भी शामिल है जो रिपोर्ट में जिक्र करा गया है, जिसकी अवधि की वो रिपोर्ट में बात की गई है। इस वक्त वे सेबी से नहीं जुड़े थे जिस वक्त की ये बात की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इसके अलावा पारदर्शिता के लिए हम उचित समय पर एक विस्तृत बयान भी जारी करेंगे। वहीं अडानी ग्रुप ने भी इस पर अपना पक्ष रखते हुए अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि पहले से तय नतीजों तक पहुंचने के लिए यह रिपोर्ट पहले से मौजूद सार्वजनिक जानकारी से चुनिंदा टुकड़े उठाकर बनाई गई है। अडानी ग्रुप ने अपने बयान में कहा है कि हम दोहराना चाहते हैं कि विदेशों में हमारा निवेश पूरी तरह पारदर्शी है और सारी जरूरी जानकारियां बराबर तमाम कागजात में सार्वजनिक की जाती हैं। इस शरारत भरी रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों के नाम हैं उनके साथ अडानी ग्रुप का कोई कारोबारी रिश्ता नहीं है। यह रिपोर्ट हमारी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ग्रुप पूरी पारदर्शिता का पालन करता है और पूरे जरूरी नियमों का पालन करता है। ग्रुप ने कहा है कि भारतीय शेयर बाजार नियमों का उल्लंघन करने वाले बदनाम शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट ध्यान भटकाने की एक हताशा भरी कोशिश है। जाहिर है हिंडनबर्ग को भारतीय कानूनों की कोई कद्र नहीं है। अडानी ग्रुप ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि रिपोर्ट पहले ही निराधार पाए गए आरोपों को फिर से करने की एक कोशिश है। इन आरोपों को मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। इस पर कई सारी पिटीशन लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उन सब पिटीशंस को खारिज कर दिया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी चीफ और आईआईएफएल पर आरोप लगाया है कि लेकिन दोनों ने ही इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विकास भदौरिया। देश के मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच ने आज
बयान जारी कर हिंडनबर्ग की तरफ से लगे आरोपों पर अपनी सफाई दी है। हिंडनबर्ग ने कल बुश दंपतियों पर आरोप लगाया था कि माधवीपुरी बुश का उन ऑफशोर एंटिटी में शेयर था जिसका कनेक्शन अदानी ग्रुप से था, जिसकी वजह से बुश ने अदानी ग्रुप पर पहले लगाए गए आरोपों की निष्पक्षता से जांच नहीं की। माधवीपुरी बुश ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग पर जो लगातार नोटिस जारी किए जा रहे थे उसका जवाब देने के बजाय वो लगातार जांच से बचता रहा और अब चेयरपर्सन और इस पूरी संस्था के चरित्र हनन का प्रयास कर रहा है। बुश दंपति ने कहा कि IIFL वेल्थ मैनेजमेंट फंड में निवेश माधवीपुरी बुश के सेबी के चेयरपर्सन बनने से 2 साल पहले 2015 में किया गया था। उन्होंने कहा कि IIFL वेल्थ मैनेजमेंट एक फंड है जिसका निवेश सिंगापुर स्थित निजी नागरिक के रूप में किया गया था। आपको बता दें कि 361 WAM एक एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है। इससे पहले IIFL वेल्थ मैनेजमेंट नाम की से जाना जाता था। IIFL ने आज सेबी चेयरपर्सन के बयान आने से पहले अपना बयान जारी करते हुए खुलासा किया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी है। 361 WM ने कहा कि IPE प्लस फंड 1 इसमें माधवीपुरी और उनके पति धवलपुरी का निवेश था, मगर IPE प्लस फंड 1 में फंड के टेन्योर के दौरान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से अदानी ग्रुप के किसी भी शेयर में कोई निवेश नहीं किया गया। IIFL ने यह भी कहा कि फंड में माधवी बुश और धवल बुश की हिस्सेदारी फंड के कुल मिला के जो फ्लो था उसकी 1.5% से भी कम थी। सेबी के चेयरपर्सन बुश ने आज संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च को कई उल्लंघनों के लिए नोटिस दिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नोटिस का जवाब देने के बजाय अब वो सेबी की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहा है। बुश के बयान में कहा गया है कि धवल बुश के बयान के अच्छे दोस्त हैं, उसमें अनिल आहूजा शामिल है। अनिल आहूजा को बचपन से लेकर IIT की पढ़ाई तक के दौरान लगातार उनके साथ पढ़ाई किए और उनके जानते हैं। उन्होंने उन्हीं अनिल आहूजा के कहने पर इस फंड में निवेश किया था। आहूजा ने सिटी बैंक, JP मॉर्गन और इसके अलावा 3IP ग्रुप PLC में कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में काम किया है और उनके पास कई दशकों का अनुभव है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि अनिल आहूजा मॉरिशस स्थित IPE प्लस फंड के फाउंडर और मुख्य निवेश अधिकारी है और अदानी ग्रुप ने भी अपने बयान में कहा है कि अदानी पावर में 3I इन्वेस्टमेंट फंड के नॉमिनी थे और जून 2017 तक 9 वर्षों के 3 कार्यकाल के लिए अदानी एंटरप्राइजेज में वे डायरेक्टर थे। आहूजा को लेकर बुश दंपति ने कहा कि फंड ने कभी भी अदानी समूह की किसी कंपनी के बॉन्ड, इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया है। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन पर ब्लैकस्टोन की मदद करने के लिए रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट में सुधारों का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। बता दें कि मौजूदा समय में धवल बुश ब्लैकस्टोन में काम करते हैं। इस पर बुश दंपति ने संयुक्त बयान में कहा है कि धवल बुश का प्रमुख निजी इक्विटी कंपनी ब्लैकस्टोन के रियल एस्टेट सेगमेंट से कोई भी सीधा संबंध नहीं है। माधवी जब 2017 में सेबी की चेयरपर्सन बनी, उसके 2 साल पहले उन्होंने उस फंड में निवेश किया था। बयान में आज बुश ने कहा कि 2019 से ब्लैकस्टोन के सीनियर एडवाइजर रहे धवल प्राइवेट इक्विटी दिग्गज कंपनी के रियल एस्टेट साइड से जुड़े ही नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि धवल की नियुक्ति के तुरंत बाद ब्लैकस्टोन समूह को सेबी के पास रखी माधवी की अलगाव सूची में जोड़ दिया गया था। बुश ने कहा कि अगर रियल एस्टेट को लेकर कोई भी मंजूरी सेबी की तरफ से मिली है तो उसमें केवल चेयरपर्सन का रोल नहीं है, बल्कि इसे पूरे बोर्ड की मंजूरी दी जाती है। हिंडनबर्ग ने अपनी ताजा रिपोर्ट में IIFL में एक प्रधान के हस्ताक्षर एवं फंड की घोषणा में कहा कि निवेश का सोर्स, वेतन और दंपत्ति की कुल संपत्ति $1 करोड़ आंकी गई है। इस पर बुश दंपत्ति ने बयान दिया कि माधवी IIM अहमदाबाद की पूर्व छात्र हैं और उनका बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में 2 दशकों से अधिक का करियर है। मुख्य रूप से ICICI ग्रुप में उन्होंने काम किया है। धवल बुश दिल्ली IIT के छात्र हैं। उनका भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके अलावा ग्लोबल लेवल पर कई कंपनियों में 35 साल का कॉर्पोरेट करियर है। इस लंबी अवधि के दौरान माधवी और धवल ने अपने वेतन, बोनस और स्टॉक के जरिए कई गुना बचत जुटाई। माधवी के वर्तमान सरकारी वेतन का संदर्भ
देते हुए नेटवर्क और निवेश के बारे में जो आरोप लगाए गए वो दुर्भावना से प्रेरित है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑफशोर फंड में निवेश 2015 में किया गया। इस पर बुश दंपत्ति ने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि 2010 से 2019 तक धवल लंदन और सिंगापुर में रहे और काम किया। दोनों ने अलग अलग जगह काम किया और अच्छी खासी बचत की। ऐसे में बुश का कहना है कि IIFL वेल्थ मैनेजमेंट फंड निवेश में माधवीपुरी और सेबी के चेयरपर्सन यानी चीफ बनने के 2 साल पहले 2015 में किया गया था। IIFL वेल्थ मैनेजमेंट के एक फंड में उनका निवेश सिंगापुर स्थित निजी नागरिक के रूप में किया गया था। उसके 2 साल बाद से सेबी की मेंबर बनी। इसलिए हिंडनबर्ग के आरोपों में किसी भी प्रकार का कोई दम नहीं है और इन आरोपों का कोई औचित्य भी नहीं बनता है। विकास भदौरिया, NDTV। तो जैसे विकास विस्तार से बता रहे थे कि पूरी दंपत्ति और IIFL के जवाब को अगर देखा जाए तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है उसमें कई सारी खामियां दिखती हैं, वो धाराशायी होती दिखाई पड़ती है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों और बाजार के जानकारों की प्रतिक्रिया आई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट देश को बदनाम करने की एक बड़ी साजिश है। भारत की प्रगति की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और कुछ देशों को इससे पीड़ा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं। अर्जुन राम जी, जिस तरह से हिंडनबर्ग बार बार एलिगेशन लगा रहा है, तो ये क्या हिंडनबर्ग ने अपना जॉब बना लिया है? देखिए, भारत की आर्थिक जो प्रोग्रेस है वो तेजी से हो रही है। कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जिसमें जब भारत प्रोग्रेस करता है तो हो सकता है कुछ देश प्रशंसा करे, लेकिन कुछ देशों को पीड़ा भी हो सकती है। भारत का GDP सबसे तेज गति से बढ़ रहा है और लगातार ग्रोथ हो रही है, तो उनको लगता भी इतना GDP ग्रोथ कैसे। फिर हमारा जो फिस्कल डिफिसिट है उसको हमने कंट्रोल में रखा है। हमारा जो MSME सेक्टर है वो हमारा शानदार योगदान दे रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वो हमारे देश की जो आर्थिक प्रगति है उसमें तेजी से योगदान दे रहा है। तो ये कई चीजों को कई लोगों को लगता भी ये इतना मोदी जी के नेतृत्व में कैसे आगे देश बढ़ रहा है। इसलिए कई बार ऐसी चीजें ला करके देश को बदनाम करने का काम कुछ लोग करते हैं। देखिए, इसमें पहले भी एक विषय आया था, संसद में इस पर चर्चा भी हुई थी और हमने कहा था कि भाई इसमें जो देश की स्थिति है वो आप हमारी सेबी पे विश्वास करो। अब आज उन्होंने सेबी पे भी कुछ कह दिया है। सेबी के जो पुराने हमारे जो हैं उन्होंने जवाब भी दिया है। सारी चीजें क्लियर है, तो क्योंकि देश प्रगति कर रहा है इसलिए कुछ लोगों। वहीं हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कांग्रेस ने इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC द्वारा जांच की मांग की है। वहीं बीजेपी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट भारत में अराजकता पैदा करने की एक साजिश करार दिया है। आरोप लगाया है कि कांग्रेस इस साजिश में शामिल दिखाई दे रही है। कांग्रेस का एक ही काम है, देश में अराजकता फैलाना, देश को विवादित मामलों में उलझाना। प्रधानमंत्री जी एक मशाल लेकर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक मशाल लेकर देश को विकास और प्रगति के मार्ग पर चला रहा है। कांग्रेस केवल भटकाने की कोशिश, अंधेरे में रखने की कोशिश, जो उनकी पद्धति रही है इतने वर्षों से, उसी पद्धति पे कांग्रेस चल रही है। There seems to be a pattern where the Congress, which has over the last 10 years adopted a strategy of politics of lies, is now seeking foreign help to discredit, destabilize our financial system, financial markets, and to create chaos in the country. By attacking the independent regulator SEBI and by casting aspersions on the chairman of SEBI, I don't think this foreign bank is attempting to do anything but create more chaos and more destabilize the Indian economy and the Indian markets. सीमा पार से विपक्ष के कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं कि भारत के हर संसद सत्र के दौरान एक अव्यवस्था का वातावरण उत्पन्न किया जाए। भारत के अंदर ये आर्थिक अराजकता उत्पन्न करना चाहते हैं भ्रम के द्वारा,
चाहे विषय भारत सरकार की कंपनी का हो या कोई निजी कंपनी का हो। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1 साल पहले कहा था LIC डूब गया, इन्होंने कहा था SBI डूब गया, इन्होंने कहा था HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स डूब गया। फैक्ट ये है कि LIC ने पिछले तिमाही में 17,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो ऑल टाइम हाई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले तिमाही में 21,000 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की कंपनीज में मिला के ऑल टाइम हाई है। HAL ने 29,000 करोड़ का रेवेन्यू 2023-24 में आया। अब सेबी के ऊपर अटैक है। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कर क्या काम करना चाहते हैं? असलियत यह है कि यह हमारे संस्थानों की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है, और असलियत यह भी है कि इतने गंभीर आक्षेप लगने के बाद हम उच्चतम न्यायालय से, द हाईएस्ट कोर्ट इन द कंट्री, द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इन द कंट्री से अपील करते हैं कि वो स्वतः संज्ञान लें, इस मामले की जांच करें, क्योंकि यह भारत की फाइनेंशियल व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। असलियत यह है कि इस महाघोटाले की जांच सिर्फ और सिर्फ जेपीसी से हो सकती है, लेकिन तत्काल प्रभाव से सेबी चीफ को उनके पद से हटाना पड़ेगा। अन्यथा सरकार की विश्वसनीयता, मार्केट की विश्वसनीयता, मार्केट रेगुलेटर की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल है। वहीं बाजार के जानकार भी हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में एक साजिश देख रहे हैं। आपको सुनाते हैं उनकी क्या राय है। देखिए, ऐसे एलिगेशंस तो इंस्टीट्यूशंस, रेगुलेटर्स, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर आते रहते हैं। यहाँ जिसने एलिगेशन किए उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, शो कॉज नोटिस भी इशू हुई है, तो इनकी मोटिव क्या होती है पता नहीं चलती है। लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि मार्केट में चेयरपर्सन की रेपुटेशन ऑनेस्टी की है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सब एलिगेशंस महत्वपूर्ण है, उनको कोई रेलेवेंस देना चाहिए। पुराना जहर जो हिंडनबर्ग ने कुछ समय पहले बेचने की कोशिश करी, जो कि नाकामयाब रहा, उसी जहर को उन्होंने एक नई शीशी में बेचने की फिर से कोशिश करी है। एक पूरी कहानी बना के उन्होंने फिर से कोशिश करी है नुकसान पहुंचाने की अडानी ग्रुप को, भारत की इकोनॉमी को, भारत ओवरऑल को और स्टॉक मार्केट्स को। और इसके पीछे भी मंशा वही है जो पहले थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। इस मामले पर जहां बाजार के नियमन से जुड़ी हुई संस्था सेबी पर आरोप लगाया गया है, तो उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सेबी के पूर्व निदेशक JN गुप्ता साहब जुड़ेंगे। JN गुप्ता साहब के पास पहले चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि गुप्ता साहब, सबसे बड़ा एक जो सवाल है वो इस बात पे भी सवाल है कि सेबी की विश्वसनीयता पर ये एक क्वेश्चन मार्क, जिस तरीके से विपक्ष कह रहा है कि सवाल उठा रहा है, तो आपको लगता है एक रोबस्ट एजेंसी, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी एक इस तरीके के आरोपों से, जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, क्या उसकी विश्वसनीयता पे इससे कोई सवाल उठना चाहिए? नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं ये कर रहा हूं कि जो लोग सेबी की विश्वसनीयता पे सवाल उठा रहे हैं, क्या वो ये बोल सकते हैं कि जिस आदमी ने, जिस एजेंसी ने एलिगेशन लगाया है, उसकी कितनी विश्वसनीयता है? अगर कोई किसी के ऊपर आरोप लगाता है तो सबसे पहले मुझे तो ये टेस्ट करना पड़ेगा जो कुछ आरोप लगा रहा है उसकी स्टैंडिंग क्या है। और हमारे हिसाब से हिंडनबर्ग की एज ऑफ नाउ कोई स्टैंडिंग नहीं है। उसका कारण ये है कि आपको याद होगा कि 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो एक तरह से लोगों ने उसको गॉस्पेल ट्रुथ मान लिया था कि ये भगवान की तरफ से बोला हुआ कोई चीज, और मान के सारा मार्केट को गिरा दिया था, सारा मार्केट गिर गया था। तब भी मैंने बोला था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गॉस्पेल ट्रुथ नहीं है, इसमें जो ये बोल रहे हैं वो एक छोटी मोटी इधर से कहानी उधर से कहानी उठा के जोड़ दी है, पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। और जब वो पूरी पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं तो एक बार को लोगों को लगा था कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो और मार्केट गिर गया। लेकिन जब ये मामला इन्वेस्टिगेशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी बनी, सब कुछ हुआ, अल्टीमेटली ये हुआ कि इसमें कुछ भी तथ्य नहीं है। उसके बाद हिंडनबर्ग ने एक और कोशिश करी कोटक को इन्वॉल्व करने की, उसका भी कोई असर नहीं हुआ।
जब उसका कोई असर नहीं हुआ और सेबी ने नोटिस जारी किया तो उन्होंने एक ये और छोड़ दिया कि ये सेबी के जो चेयरपर्सन है वो कॉन्फ्लिक्टेड है, सेबी की चेयरपर्सन ने ये किया वो किया। मैं जितना जानता हूं, मैंने जितनी ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कल आई है वो पढ़ी है, मुझे उसमें 1% विश्वसनीयता नहीं लगती। उसमें जितने भी एलिगेशन बोले गए हैं जी वो किसी भी तरीके से समझदारी के नहीं है, कहीं पे भी उसमें कोई सच्चाई नहीं दिखाई देती है। और अगर आप जो स्टेटमेंट आया है माधवी बुच का और उनके पति का, अगर उसको पढ़ेंगे, और ये याद रखिए कि उनका ये साइंड स्टेटमेंट है, ये एक रेगुलेटरी पोस्ट पे है, वो कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं दे सकती हैं। तो आज आपके पास सवाल यह है कि एक आदमी जो रेगुलेटरी पोस्ट पे है, जिसको पार्लियामेंट्री कमेटी कभी भी बुला सकती है कुछ करने के लिए, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो सही होगा, या एक अमेरिका में बैठा आदमी जिसका इंटेंशन है कि प्रॉफिट कमाना, उसका एलिगेशन सही होगा? तो जो भी बुद्धिमान आदमी है वो यही सोचेंगे कि जो आदमी एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठा है, जो साइंड स्टेटमेंट इशू कर रहा है, जी जिसको भारत के न्याय पालिका कभी भी बुला सकती है, उसका स्टेटमेंट सही होगा। सर, या जो जी आपसे एक सवाल मुझे और पूछना है, पर उससे पहले मेरे बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी जरा उनका तारुफ करा दें हमारे दर्शकों के साथ। हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर साहब भी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि मामला कारोबार से जुड़ा हुआ है तो हमारे साथ कारोबार के जानकार अमन चुग, संदीप घोष और रजत सेठी जुड़ रहे हैं। कानूनी पहलू पर बातचीत करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आदिश अग्रवाला साहब, और सियासत इस पर काफी हो रही है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ेंगे और समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया। प्रकाश जी, मुझे बस एक सवाल जयंत गुप्ता साहब से और पूछना है, उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि गुप्ता साहब सेबी को बहुत अच्छे से पूरा जानते हैं, पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, किस तरीके से काम होता है, और सेबी की विश्वसनीयता बनाने में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं सबसे पहले आपसे जी गुप्ता साहब, मैं एक सवाल और ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो सेबी ने नोटिस करे थे या हिंडनबर्ग से जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब ना देकर ये कहीं ना कहीं एक बार फिर से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, हिंडनबर्ग की मंशा क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है, ये तो हिंडनबर्ग चाहता है, लेकिन एक आम इंसान 2 और 2 को जोड़ के 4 बनाने की कोशिश जरूर करता है। तो अगर मैं 2 और 2 को 4 बनाने की कोशिश करूंगा तो ये लगेगा कि हाँ, शायद मुझे नोटिस आया है, मैं नोटिस का जवाब ना दूं तो दूसरे पे पत्थर मार के कोशिश ये करूं कि शायद उसको चोट लग जाए, मैं बच जाऊं। आपको लगता है जो ऑपोजिशन डिमांड कर रही है कि माधवी जी को, पूरी बुच साहब जी को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि उनके पर ये एलिगेशंस लगे हैं, तभी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, उनको आपके, क्योंकि आप भी पूर्व निदेशक रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो दबाव बनाने की कोशिश है उस पर उनका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? देखिए, जो ये राजनीति वाला है सवाल, ये तो जो आपके पास पैनल पे 3-4 राजनीतिक हैं उनसे पूछेगा, लेकिन मैं सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि किसी भी सरकार को, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी को हो, उसको ये ध्यान में रख के काम करना चाहिए कि क्या देश के हित में क्या है। अगर आज आप इस प्रेशर में बोलते हैं कि माधवी बुक को हटा देना चाहिए, तो आप अपने ऊपर सवाल क्रिएट करते हैं कि अभी तक आप सो रहे थे, कि आपको मालूम नहीं था। तो पहला तो सवाल ये आएगा। लेकिन मेरा अपना सवाल है, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि इन एलिगेशंस में कोई भी सत्य नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, और उसके बेसिस पे अगर ये डिमांड करना, तो कल को तो कोई भी आदमी किसी भी पोस्ट पे नहीं रह सकेगा, क्योंकि लोग सबके ऊपर उंगली उठाएंगे, और जैसे आपने उंगली उठाई उस आदमी को निकाल दीजिए, तो कल को कोई आदमी बनने को तैयारी नहीं होगा, वो तो बोलेगा मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करूंगा, मैं क्यों रेगुलेटर बनूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं इसके ऊपर। आप इस सेबी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए ज़रूरी था आपका इस पर पूरा विचार विमर्श लेना। प्रकाश जावड़ेकर जी, आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग सामने आए, उन्होंने बार बार ये बात कही कि ये कहीं ना कहीं आर्थिक अस्थिरता फैलाने की कोशिश है, और ये साजिश के तौर पर हिंडनबर्ग का जो पूरा जो एलिगेशन सागा 2.0 है उसको देखा जा रहा है। आपका इस पे क्या मत है? एक तो साफ है कि एक विदेशी कुछ ताकतें जानबूझकर लगातार प्रयास कर रही है, और मुझे लगता है कि हिंडनबर्ग और कांग्रेस
दोनों ही एक ही विचार से काम कर रहे हैं कि आरोप करो, भाग जाओ, झूठ निकला दूसरा आरोप करो, वो झूठ निकला तीसरा आरोप करो, एक अस्थिरता पैदा करना है, यही उनकी मंशा है। हरीश साल्वे ने इस मैटर पे जब आर्गुमेंट किया था तब उन्होंने ये कहा था कि भाई ये हिंडनबर्ग तो शॉर्ट सेलर है, यानी आरोप लगाने के पहले उनको मालूम है कि इसके बाद रिएक्शन शेयर मार्केट में होगा तो पहले ही कम कीमत उसका भी फायदा उठाना है और बाद में बढ़ती है तो उसका भी फायदा उठाना है। तो उन्होंने यही कहा था कि भाई सभी रिकॉर्ड अपने पास है, देखिए किसको फायदा हुआ, ये प्राइस गिरने का और फिर चढ़ने का दोनों बार फायदा किसको हुआ। तो ये जो है ये फायदे का एक केवल शॉर्ट सेलर कंपनी है जिसकी विश्वसनीयता कुछ नहीं होती। वो अपने फायदे के लिए जो एक तरह से अंतरराष्ट्रीय ये करते हैं, आरोप लगाते हैं और अनेक देशों के लोगों पर लगाए जिसका कोई निकला सच्चाई। तो ऐसे संस्था पर विश्वास करना ये कांग्रेस और विपक्षी दलों की दिवालियापन है। दूसरा मेरा मुद्दा इतना ही है जी कि ये बार बार सर्वे आते हैं, बार बार विभिन्न प्रकार के रिपोर्ट्स आते हैं, बार बार ये सब क्या एफर्ट है। और अधिवेशन जब है तब भी कहते हैं, अधिवेशन नहीं है तब भी आते हैं, एक इंटरवल के बाद आते ही रहते हैं। तो ये एक लगातार प्रयास है कि भारत की प्रतिमा धूमिल हो, भारत की तरक्की कमजोर हो, उसको ब्रेक लगे, इसके लिए ये सारे प्रयास हो रहे हैं जी। और कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी, अरे यानी अपने देश के लिए क्या कह रहे हैं हम ये भी समझ नहीं रहे या समझ कर भी जानबूझकर कह रहे। चीन जैसी भाषा बोलते हैं, इनके भाषणों के पाकिस्तान में बड़ी एप्रिसिएशन होती है। तो ये है, ये हिंडनबर्ग और कांग्रेस दोनों के सुर मिले हैं, ये मेरा एक मुद्दा है सर। लेकिन और लेकिन दूसरा एक सवाल फिर ऑपोजिशन ये उठाएगी कि अगर आप लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो सरकार के पास तो एजेंसीज हैं, आप क्यों नहीं जांच कराते कि अगर इनकी ऑपोजिशन अगर इनके साथ मिलकर कुछ इस तरह की साजिश रच रही है। अरे भाई कांग्रेस ने नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही एक कमिटी नियुक्त की थी, उन्होंने पूरा सेबी का रिकॉर्ड देखा, उन्होंने सारे अडानी वालों का ये मांगा, सब जांच हुई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई इनके जांच पर हम प्रसन्न है क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से सच्चाई से जांच की है और इसलिए इस पर और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये पहले अभी इस्तीफा दो बोलेंगे, फिर जेपीसी करो बोलेंगे, जेपीसी में भी कुछ नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं आया, तो ऐसे ही दूसरे आरोप करते रहेंगे। तो ये क्या है, ये राजनीति है और ये राजनीति इसलिए है कि जनता का उनको समर्थन नहीं मिला, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो उसका भी एक टीज है मन में और इसी का ये समय जोड़कर आया है, ये हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। आम लोगों के लिए यही महत्वपूर्ण बात है कि ये जो आरोप लगाते हैं वो कितना मुनाफा कमा रहे हैं, वो मुनाफा कमाते हैं और मुनाफे के लिए कुछ भी झूठ आरोप करना यही उनका धंधा है। ठीक है, और बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात, अपनी पार्टी की बात इस पूरे मामले पर रखने के लिए। चलते हैं, चर्चा को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, विस्तार से इस पर बातचीत करते हैं, हर एंगल से समझने की इसे कोशिश करते हैं। अमन चुग और संदीप घोष जो पूरा कारोबार से जुड़े हुए जानकार हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, लगातार ये बात कही जा रही है कि भारत का जिस तरीके से बाजार बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, अमन चुग साहब, उसको लेकर कहीं ना कहीं कई ऐसे देश हैं जो शायद उनको ये बात पूरी तरीके से पच नहीं रही है, वो देख नहीं पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसके पीछे जो मार्केट्स हैं, हमारे मार्केट जिस तरीके से ग्रो हो रहे हैं, इसी वजह से इस तरह की हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, हिट जॉब जिसको कहा जाता है, हिट जॉब की तरह से ये बार बार सामने आती है? बिल्कुल जी, नमस्कार है, जय हिंद है। देखिए, पहले हम इसको ग्लोबल फ्लो से समझते हैं। पूरा ग्लोबल फ्लो हिंदुस्तान में एफडीआई लेकर आ रहा है बिकॉज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारे पास।
पूरा वर्ल्ड में एक तरह से जो मार्केट्स हैं, हमारी $5 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन पहुंच गई है। और हमें ये समझना जरूरी है कि जब से मोदी साहब रशिया गए हैं एक इंपॉर्टेंट डेट को, वहीं से ये सारा खेल रचा जा रहा है, चाहे बांग्लादेश में एक तरह से टेंशंस क्रिएट करना, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और अब ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। यहाँ पे बड़ा क्लियर लफ्जों में ये भी समझना जरूरी है कि यूएस हमेशा ये चाहता है कि जब भी उसकी कंपनीज की वैल्यूएशन में गिरावट आने की संभावना हो, तो वो जो फंड्स फ्लो हैं वो किसी और देश की तरफ ना जाएं, रेदर वो फंड्स फ्लो उसी की देश की तरफ अट्रैक्ट। एंड उसको पता लग रहा है कि पिछले 3-4 साल से जो उसके टॉप 10 कंपनीज हैं, एप्पल है, अल्फाबेट है, या लेट से मेटा है, ये सारी कंपनीज बायबैक करके अपने शेयर की वैल्यूएशन को फ्लोट कर रही हैं। इनफैक्ट 24-25 के ईयर के लिए $1 ट्रिलियन का बायबैक का टारगेट है, तभी वो स्टैंडर्ड पुअर के 500 को अफलोट कर पाएंगे। अदरवाइज उनको ये पता है कि इतना इंस्टेबिलिटी है उनकी मार्केट्स में, तो उस मार्केट्स की इंस्टेबिलिटी के कारण वो चाहते हैं कि रिलेटिव वैल्यूएशन में, जहां पे हिंदुस्तान की वैल्यूएशन बेटर दिखेगी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड प्राइसेस के ऊपर भी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट इक्विटी वैल्यूएशन के ऊपर भी, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि फंड्स फ्लो वहां से फिर दोबारा हिंदुस्तान की तरफ मूव कर जाए। तो इसलिए ऐसी तरह की रिपोर्ट्स जानबूझ के उनकी एजेंसीज देती हैं, फिर बाद में यूएस गवर्नमेंट जो है वो ऑन द फेस ऑफ इट कहती है कि नहीं नहीं ये रिपोर्ट गलत थी। जैसे पिछली बार भी उन्होंने हिंडनबर्ग के अदानी के ऊपर एलिगेशन किया था और उनको पता था कि रिस्पांस बैक जब हमने मांगा तो उनके पास कुछ था नहीं। आज उन्होंने एक तरह से सेबी के ऊपर ही डायरेक्टली आरोप कर दिया, तो इसलिए कोई इसमें कोई पॉइंट नहीं दिखता। एंड अगर मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करूं, पिछले 5-7 दिनों पहले इनफैक्ट जापानीज इकोनॉमी ने भी, बैंक ऑफ जापान ने क्या किया, उसने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। लॉजिकली सोचिए, जापान ने जैसी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो सारा का सारा जो पैसा था जो जापानीज येन में बोरो होके यूएस डॉलर में इन्वेस्ट होता था, यानी कि यूएस के जो बॉन्ड कागज जो ट्रेजरीज में फाइनेंसिंग होती थी, वो एकदम से रिवर्सल हो गई, जिसके कारण यूएस मार्केट भी क्रैश करी एंड वर्ल्ड ओवर मार्केट्स में वॉलेटिलिटी दिखी। यानी कि इसका मतलब ये, जैसी जापान ने थोड़ी आंख दिखाई तो यूएस को लगा यार मैं तो हिल जाऊंगा, एंड इसलिए वो सेम चीज उसको यहाँ पे एशियन जायंट के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर करने का मौका दिख रहा है। ठीक है, मैं संदीप घोष आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो अपने स्टेटमेंट में भी उन्होंने बात कही, हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले, सेबी से जुड़ने से पहले 2 साल पहले आईआईएफएल में उन्होंने ये निवेश किया था। अब ये कोई इस तरह का तो है नहीं कि कोई भी व्यक्ति एज अ सिटीजन, एज अ एग्जीक्यूटिव, एज अ बिजनेस पर्सन अगर वो कुछ निवेश करता है तो वो 2 साल 3 साल आगे सोच के तो नहीं कर सकता कि मैंने अगर आज इसमें निवेश किया है तो परसों अगर मुझे कोई सरकारी या रेगुलेटर की इस तरह की नौकरी मिलेगी तो ये एक सोची समझी साजिश तो हो नहीं सकती। आपको लगता है इससे डेटरेंस होगा, बेटर माइंड्स, इक्विप्ड लोग जो बहुत ज्यादा, जिन्हें मार्केट के बारे में पता है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज के एक्सपर्ट्स हैं, वो सरकार के साथ, रेगुलेटर्स के साथ जुड़ने में कहीं ना कहीं उनको अब एक संशय होगा इस तरह की अटेम्प्ट्स के बाद? जरूर। देखिए, यही सबसे दुख की बात है कि जो लोग हमारा देश का इंस्टीट्यूशन बचाने का बात करते हैं, जो लोग हमारा इंस्टीट्यूशन में इंडिपेंडेंट लोग आने का बात कर रहे हैं, वो आज, और उनमें से कुछ लोग हैं जो खुद ही आरोपी है, वो खुद ही बेल पे बाहर है, लेकिन वो एक कोई बिल्कुल डिस्क्रेडिटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आरोप के ऊपर वो लोग अभी जाके माधवीपुरी बुच का रेजिग्नेशन मांग रही है। अरे उनको बोलो ठीक है, जांच कराने बोलो, हमें कोई इतराज नहीं है। आप वो सुनने से पहले आप बोल रहे हो कि उनको रिजाइन करना है, वो रहने से पूरा देश का इन्वेस्टर कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस ध्वस्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? आप खुद ही अपना देश का इंस्टीट्यूशन को इससे कमजोर कर रहे हो। और देश के इंस्टीट्यूशन में जो पहले पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते थे, वहां पे आज के दिन में एक प्रोफेशनल, 30 साल के एक्सपीरियंस का प्रोफेशनल, जिसका इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो लोग जब आए, उनको अगर आप इस तरह से जो अंग्रेजी में बोलता है थ्रो अंडर द बस, या उस तरह के करते हो, तो फिर आपके देश में उस तरह का टैलेंट कभी कहाँ से आएगा? और अब ये लोग एक तरह से टैलेंट की बात करते हैं और दूसरी तरह से कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन प्रोटेक्शन की। ये तो बहुत ही निंदाजनक बात है। और इतना मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, 2 बातें, ये जो किसके ऊपर ये कर रहा है, हिंडनबर्ग को हम लोग जब शॉर्ट सेलर कहते हैं, मेरा मानना है कि ये बहुत ही कमजोर एक
लेबल उसके ऊपर देगा। ठीक है। ये सिर्फ शॉर्ट सेलर का काम नहीं है। शॉर्ट सेलर बोलने से आप लोग, बहुत सारे लोग मार्केट में खेलते हैं, इसका बहुत बड़ा कोई साजिश में एक उसका भागीदार है। उसको या तो यूज किया जा रहा है कि वो खुद ही है, इसलिए इतना बड़ा एक आप जो कहें एक स्कीम रच रहे। तो छोटी सी मैं शहजाद को इस पर लेके आना चाहता हूं। शहजाद, जो बार बार ये बात हो रही है कि एक बड़ी साजिश इसके पीछे देखी जा रही है, कहीं ना कहीं ये सिर्फ हिंडनबर्ग तक सीमित नहीं है, इसके इसके पीछे और भी कई सारे खिलाड़ी हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी पार्टी के नेता भी आरोप लगा रहे हैं और कई मार्केट के जानकार भी यही बात कह रहे हैं कि ये छोटा, इसको आप इस तरह से ना देखें कि एक शॉर्ट सेलर कोशिश कर रहा है, इसके पीछे एक बड़ा गेम प्लान हो सकता है। तो क्या सरकार को अब इसकी जांच करानी चाहिए कि इसके पीछे बड़ा गेम प्लान क्या है, कौन लोग हैं? बिल्कुल, देखिए, अडानी और सेबी बहाना है, इकोनॉमिक अराजकता और आतंक फैलाना, यही इनका निशाना है। और ये जो हिंडनबर्ग है, मैं पहले तो आपको बता दूं कि ये डिसरेप्यूटेड शॉर्ट सेलर है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इनको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। कांग्रेस को इनकी बातें जो है वो सत्यवचन लगती है। इनके बाय द वे पोजीशंस लगे हुए हैं। कल अगर मार्केट गिरेगा तो हिंडनबर्ग की चांदी होने वाली है। ये ऑलरेडी उन्होंने जो कहते हैं ना, पुट लोड करके रखा है। दूसरी बात समझिए इस बात को कि पिछली बार भी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट इज अ पीस ऑफ ट्रैश, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर जो पिटीशन लेकर कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग गए थे, उनकी बातों को रिजेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी ने जो जांच की है वो बिल्कुल ठीक जांच की है और उसके ऊपर कोई सवाल निशान नहीं होता। तो आज जो आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस और ये हिंडनबर्ग के द्वारा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे आरोप है क्या? दूसरी बात, हिंडनबर्ग पे पिछली बार जो उन्होंने किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने इसका प्रॉफिटेयरिंग किया था और कैसे कुछ एलिमेंट्स ने प्रॉफिट किए थे इस पूरे अराजकता को फैलाने के बाद। इनका तो मोडस ऑपरेंडी ही है, पहले शॉर्ट करो, फिर नेगेटिव रिपोर्ट दो झूठ के आधार पर, फिर उसके बाद उस पर प्रॉफिट बनाओ, और कांग्रेस पार्टी उनका इसमें साथ देती है। मुझे लगता है कि इसमें भी विस्तृत जांच होगी ही कि किस प्रकार से ये मार्केट में पैनिक क्रिएट करके आर्थिक अराजकता भी फैलाते हैं और इससे प्रॉफिटेट भी करते हैं। परंतु दो तीन चीजें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, दो मुख्य एलिगेशन में बहुत ही सामान्य भाषा में बोल रहा हूँ ताकि आपके दर्शकों को समझे। दो मुख्य एलिगेशन लगा रहे थे हिंडनबर्ग वाले और इनकी जो कांग्रेस की जमात और बाकी लोग हैं। एक आरोप ये था कि ये दंपत्ति जो है, बुश दंपत्ति, इन्होंने ऑफशोर इन्वेस्टमेंट में निवेश किया है। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि उस ऑफशोर इन्वेस्टमेंट में इनका कोई फायदा नहीं हुआ है। दूसरी बात ये है कि ये जो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट वाली जो मैनेजर है, उसने बताया कि अडानी ने उसे कोई इन्वेस्ट नहीं किया था। तीसरी बात, ये सारी चीजें प्रीडेट करती है जब माधुरी जी बनी नहीं थी सेबी चेयरपर्सन। जिसका आरोप ये था कि ब्लैकस्टोन कंपनी में, जहां पर ये सीनियर एडवाइजर है धवल जी, वहां पर आरईआईटी इन्वेस्टमेंट, आरईआईटी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें सुधार किया गया था ताकि ब्लैकस्टोन को फायदा हो। और उनको ये भी नहीं पता कि ब्लैकस्टोन जो है आरईआईटी इंस्ट्रूमेंट जो है उसको वो उससे मतलब वो बाय नहीं करता। दूसरी बात, जो धवल जी का डायरेक्ट लेना देना उस सेगमेंट में नहीं है। परंतु वो सवाल छोड़ दीजिए, मैं अभी से सिर्फ एक और बात कहना चाहता हूँ। पता है और आरोप क्यों कांग्रेस पे लगाए थे? कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि कल सेबी ने अपना ट्विटर हैंडल लॉक कर दिया। पता चला इन्हीं की जमात के फैक्ट चेकर ने बताया कि ट्विटर हैंडल पहले से लॉक था। एक नया आरोप ये भी लगा कि अडानी जी के सुपुत्र की शादी सेबी चीफ के बेटी के साथ हुई। अब सेबी चीफ का बेटी ही नहीं है, सेबी चीफ का बेटा है। इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। यदि बिलीव है, ये तो चलो पतंग उड़ाने की कोशिश है। घनश्याम तिवारी भी जुड़ गए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से। घनश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप सुन रहे होंगे शहजाद को भी, उससे पहले भी प्रकाश जावड़ेकर और बीजेपी के भी कई सारे नेताओं ने ये बात कही और कई सारे मार्केट के जानकार भी कह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट तक ने इसकी जांच कर ली, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ दिखता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023-2024 में लगातार काफी सारी पिटिशंस के बाद ये बात कही गई कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। इस जांच का सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच की बात हो रही थी, उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया। सेबी के ऊपर जो सवाल थे उन्हें खारिज कर दिया। तो क्या एक बार फिर से अगर हिंडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट, इस तरह की रिपोर्ट आती है, तो उस पर दोबारा से ये पूरा नया बखेड़ा शुरू किया जाएगा? सवाल ये उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका और सेबी एक इंडिपेंडेंट एक संस्था के तौर पर, और ऐसा तो है नहीं कि ये 10 साल के अंदर ये संस्था आई है, काफी सालों से इसकी विश्वसनीयता बनी है, तो क्या हम अपने ही इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं? सर अंकित, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को 3 बातें अहम हैं। पहले तो इसकी पृष्ठभूमि, अगर कोई भी आपका दर्शक चाहे तो पृष्ठभूमि जानना चाहे तो कुछ चीजों को गूगल करे। जैसे वो गूगल करे अदानी कोल स्कैम,
तो आपको पता चलेगा कि सरकार किस तरीके से एक कोल स्कैम में अदानी ग्रुप के ऊपर जो आरोप लगे हैं, सरकार के माध्यम से लगे हैं, उसे अनदेखा करती रही। फिर गूगल करे पावर स्कैम, फिर गूगल करे कि अदानी ग्रुप फेसेस एलिगेशंस ऑफ सेलिंग लो ग्रेड कोल एज हाई क्वालिटी, फिर गूगल करे कि किस तरीके से अदानी ग्रुप को माइनिंग के परमिशंस दिए गए फॉरेस्ट के, फिर गूगल करे कि सेबी ने अदानी ग्रुप के सिलसिले में क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस पहले किए हैं, विनोद अदानी के ऊपर क्या आरोप लगे हैं, या यही गूगल करे कुछ समय पहले सेबी ने कहा कि सेबी फाइंड्स अदानी ऑफशोर फंड्स इन वायलेशन ऑफ शेयर होल्डिंग डिस्क्लोजर्स। पहला पहलू ये है कि अदानी ग्रुप कोई दूध का धुला नहीं है, राइट, उसके ऊपर तरह तरह के आरोप लगे हैं और ये सारा देश जानता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की अदानी समूह से मित्रता भी जग जाहिर है। जब संसद में प्रधानमंत्री को कहा जाता है आप किसान विरोधी हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद विरोध नहीं करता, आप पिछड़ा दलित विरोधी हैं, विरोध नहीं करते, आप संविधान विरोधी हैं, विरोध नहीं करते। जैसे ही अदानी जी का नाम लिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, सांसद, प्रवक्ता सब खड़े हो जाते हैं जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि अदानी जी के प्रवक्ता हैं। तो परसेप्शन का मैटर तो ये है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि कोई जांच की आवश्यकता नहीं है, जो जांच हो रही, जो सेबी ने कहा वो उस पर ठीक है, उसके बाद भी अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो सवाल किस पर उठा रहे हैं? सवाल क्या सुप्रीम कोर्ट पर उठाए जा रहे हैं? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है तो वो अडानी ग्रुप और सरकार तो नहीं कह रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तथ्यों को देखने के बाद ये बात कही तो अब सवाल किस पर उठ रहे हैं? तीसरा पहलू है कि अभी इस पूरे समय में प्रधानमंत्री तो अदानी समूह के कवच कुंडल और हेलमेट के रूप में दिखाई ही देते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी दिखाई देती है, लेकिन सेबी जो है उसका भी रवैया ढोल मोल दिखाई दे रहा था। ये जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट एक सवाल खड़ा करती है। ये सवाल ये खड़ा करती है कि क्या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है माधवपुरी जी का जिसके चलते वो अडानी ग्रुप के प्रति जांच के प्रति ढोल मोल रवैया अपना रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी तो सेबी को ही दी थी। और अगर सेबी इंस्टीट्यूशनली कॉम्प्रोमाइज है इस मामले में, के सवाल तो उस कमेटी पर भी उठाए गए थे जिसको बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसे भी तब भी खारिज कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल खारिज करने से भविष्य के सवाल तो समाप्त नहीं हो जाते। अगर आप दूध के धुले नहीं हैं, माइनिंग से लेकर के एयरपोर्ट से लेकर के कोल स्कैम से लेकर के पावर स्कैम से लेकर के विनोद अदानी तक तमाम आपके ऊपर सवाल उठे हैं, तो ये सवाल खत्म नहीं होंगे, ये आते रहेंगे जब तक शहजाद कुछ कहना चाहते हैं। शहजाद इस पर जवाब देना चाहते हैं। शहजाद बनना बंद नहीं कर देंगे। मैंने पूरी बात घनश्याम जी की सुनी। घनश्याम जी केवल आप गूगल कीजिए चंद्रचूड़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अडानी हिंडनबर्ग, आपको रिजल्ट में ये आएगा। मैं पढ़कर सुना रहा हूं, फाइंडिंग है सुप्रीम कोर्ट का। The investigation conducted by SEBI into Adani issue inspires confidence and prima facie is comprehensive, and the petitioner, मतलब आपके जो जमात के लोग हैं, relying on OCCRP and news reports does not serve as proof. ये गूगल कर लीजिए। दूसरी बात, अडानी जी के हम प्रवक्ता है, सबके आपने कह दिया, बिल्कुल अडानी जी बहुत खराब है, बहुत ही खराब व्यक्ति है। तो ये तस्वीर जरा समझा दीजिए, और अगर आप इतने कमिटेड है तो रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के साथ रिश्ता तोड़ दीजिए। ठीक है भाई, ये मुझे एक बात बताइए कि ये तेलंगाना में अच्छे हो जाते हैं, राजस्थान में अच्छे हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ में अच्छे हो जाते हैं, केंद्र में खराब हो जाते हैं। इसका अडानी जी ने क्या अपना सारा बिजनेस 2014 के बाद शुरू किया गया? घनश्याम जी, आज घनश्याम जी जो सुब्रत राय के बहुत अच्छे मित्र है, अनिल अंबानी के भी बहुत अच्छे मित्र रहे उनकी पार्टी, आज बता दीजिए कि अडानी जी इतने खराब है। घनश्याम तिवारी इसका जवाब दें उससे पहले, क्योंकि ये दोनों सवाल जो उठ रहे हैं आप लोगों ने जो उठाए, JN गुप्ता साहब किसी राजनीतिक दल से तो उनका कोई संबंध है नहीं, और इनकी विश्वसनीयता के ऊपर भी कोई इसी तरह का किसी के ऊपर कोई सवाल नहीं है। तो सर मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो घनश्याम तिवारी जी भी सवाल उठा रहे थे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कह दिया कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सेबी ने जो जांच की है बिल्कुल ठीक जांच की है, तो क्या उससे भविष्य के सवाल भी खत्म हो जाते हैं? मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि गूगल पे जो जानकारी है वो मैं भी डाल सकता हूं, आप भी डाल सकते हो, कोई भी डाल सकता है। तो जो जानकारी गूगल पे आप सर्च करते हो, क्या वो गॉस्पेल ट्रुथ बन जाती है? और क्या मैं गूगल की जानकारी को ज्यादा ट्रस्ट करूंगा बशर्ते जो हमारी संस्था सुप्रीम कोर्ट है उस पे? ये एक सवाल मेरा, एक आम इंसान की तरह, आम नागरिक की तरह मेरा ये सवाल है कि क्या मैं गूगल को गॉस्पेल ट्रुथ मानूंगा या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको? घनश्याम जी, क्योंकि ये बात, यही सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या हम हर बार अब यही करते रहें कि अगर किसी का कुछ आरोप इस तरह से लगे तो हम अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दें? सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि उसमें जांच की कोई आवश्यकता नहीं है,
तो उसके बाद भी ये क्या बार बार इस तरह की जो आरोप लगते हैं, क्या वो उचित हैं? गुप्ता साहब भी यही बात पूछ रहे हैं। गुप्ता साहब को पूरे सम्मान से कहना चाहता हूं, जब गूगल सर्च कहता हूं तो ये नहीं कि गूगल ये रिपोर्ट क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अदानी ग्रुप 16 एयरपोर्ट बिड डिस्पाइट फाइनेंस मिनिस्ट्री नीति आयोग ऑब्जेक्शंस, इंडियन एक्सप्रेस 15 जनवरी 2021। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का जिक्र करते हैं, वो नीति आयोग का जिक्र करते हैं। ये गूगल के इंस्टीट्यूशंस नहीं है। सिर्फ मैंने गूगल का जिक्र इसलिए किया कि जब आप सर्च करते हैं तो सर्च में हमारे ही इंस्टीट्यूशंस की प्रोडक्ट आते हैं। अगर एक तरफा एक सरकार ने तय कर लिया है कि एक व्यावसायिक समूह को हर तरीके से फायदा पहुंचाना है और वो सरकार एक पार्टी के रूप में 13,000 करोड़ चंदा जमा करती है, 10 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड का जैसे माध्यम लाती है जो कि कुछ नहीं है, स्कैम है, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करती है, तो ये सवाल प्रधानमंत्री से उठेंगे। अब ये सवाल अगर सुप्रीम कोर्ट में उस समय इन सवालों का जवाब ठोस नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट में उसको केस डिसमिस हो गया तो भविष्य में सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे, क्योंकि अदानी समूह दूध का धला नहीं है। भी हमारे साथ जुड़ गए सर, मेरे पास ठीक है सर, मेरे पास और भी मेहमान जुड़ गए हैं, मैं जरा उनसे भी एक सवाल ले लूं। रजत सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदेश अग्रवाला जी बहुत देर से शांति से अपनी जो टर्न है उसका इंतजार कर रहे हैं। मैं सबसे पहले उनके पास ही चलता हूं, या एक काम करते हैं, छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेक का भी समय हो गया। लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद वापस आते हैं, अग्रवाल साहब से बात करेंगे और रजत सेठी से भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका इस पूरे मामले में क्या मत है। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बन रही हमारे साथ। हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट सामने आई, उसमें सेबी पर, इस बार सेबी के चेयरपर्सन पर इस बार आरोप लगाए गए। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की एक कोशिश की जा रही है? इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आदेश अग्रवाला साहब जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। हमारे साथ रजत सेठी भी हैं। अग्रवाल साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप ये सुनते हैं और आप ये देख रहे हैं, तो लीगली अगर इस पर बात किया जाए तो हिंडनबर्ग के ऊपर भारत के अंदर जो सेबी है और जो संस्थाएं हैं उन्होंने काफ़ी सारे सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से अब ये सुप्रीम कोर्ट में एक बार ये मामला शांत हो चुका, तो उसको दोबारा से उठाने की इसको आप एक कोशिश देख रहे हैं। लीगली क्या क्या ऑप्शंस बनते हैं इसमें? देखिए, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता तो जो भी, चाहे हिंडनबर्ग हो या इंडिया का कोई भी सिटीजन जो है कंप्लेंट कर सकता है कि जो सेबी के चेयरमैन के खिलाफ एक्शन लिया जाए कि भाई उनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हुए उन्होंने जो है जो अडानी ग्रुप के बारे में रिपोर्ट दी, परंतु फैक्चुअली ये बात नहीं है। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये होने लग जाए कि किसी बैंक में प्राइम मिनिस्टर का भी अकाउंट है, उसने वहां पर जो है पीएम ने भी एफडीआर खरीदी हुई है और किसी क्रिमिनल ने भी खरीदी हुई है उसकी एफडीआर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी जो है एफडीआर वहां उस बैंक से ली हुई है, तो उस पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस केस में जिसमें ये पार्टी हो उनके केस डिसाइड ना करें। ये ऐसे नहीं होता है। अगर ये बात होती, क्योंकि ये प्रूव हो गया आज के बयान से कि जो इन्वेस्टमेंट है वो सेबी के चेयरमैन बनने से पहले की है, और वो जो कंपनी जिसमें इन्वेस्टमेंट हुई है वो अडानी ग्रुप की नहीं है, वो तो किसी थर्ड पार्टी की है। उसमें एलिगेशन केवल ये कि अडानी के ये जो भाई हैं उनके पैसे भी उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करी है, और सेबी के जो चेयरमैन आज हैं उस टाइम नहीं थे जिस टाइम उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, उस टाइम क्या इन्वेस्टमेंट है, तो इस पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता। ये तो बिल्कुल अगर बनता उनके तो पूरे बयान से भी जी बिल्कुल, उनके जो बयान आया है उन्होंने भी उसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हम उस समय के भी पेपर्स देने को तैयार हैं, हम किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं, क्योंकि तब वो एक प्राइवेट सिटीजन के तौर पर उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट किया था। रजत सेठी, सेबी का अभी एक स्टेटमेंट भी आया, उन्होंने कोशिश की है, वो कहीं ना कहीं कोशिश देखी जा रही है कि जो बाजार है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनकी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नर्व्स को काम करने की कोशिश है सेबी का, जो अभी स्टेटमेंट भी आया है। आप कैसा इसको, इस पूरे ये जो पूरी एक प्रक्रिया है या पूरी एक कोशिश है, मार्केट्स पर उसका क्या असर देखते हैं? मुझे लगता है अगर हम ऐसी रिपोर्ट्स के ऊपर चर्चा करना थोड़ा कम कर दें तो अपने आप से मार्केट के ऊपर इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा, और ऐसी यूजलेस रिपोर्ट्स को हम लोगों को ज्यादा तरजीह भी नहीं देनी चाहिए। मुझे लगा कि शायद इस बार हिंडनबर्ग ज्यादा अच्छी रिसर्च करके, कुछ ज्यादा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बियॉन्ड जाके कुछ ना कुछ एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश करेगा। मैं हैरान था इसमें, मैंने अपने जीवन के आधा घंटा बर्बाद किया इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए,
और मैंने पढ़ के मुझे इसमें कोई फंडामेंटल पॉइंट ऐसा नहीं दिखा जिसमें प्राइमा फेसाई मैं ये एस्टैब्लिश कर सकूं कि इसमें जो सेबी की चीफ हैं उन्होंने कोई ना कोई मैलिफाइड इंटेंशन के साथ इस जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसके ऊपर में इंपैक्ट किया। उन्होंने बात बोली रीट्स की, ले आते हैं दूसरी ब्लैकस्टोन कंपनी को जिसका कोई लेना देना नहीं अदानी ग्रुप से। दूसरी बार बोलते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड में, जैसा अभी लॉयर साहब ने भी बताया, अगर मैं म्यूचुअल फंड में लगा रहा हूं, उसी म्यूचुअल फंड में अगर अदानी पे लगाए तो उसमें मेरी क्या गलती है? ये सिंपल सी लॉजिक वाली बात है, इसमें हिंडनबर्ग को रिसर्च करने की आवश्यकता ही नहीं थी। मुझे लगता है कि घुमा फिराकर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, आप इनकी पिछली रिपोर्ट को भी देखिए, तब भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, इस बार भी चल रहा है। ये सब बाहर की शक्तियां हैं जो कि डेलिबरेटली इसको भारत के जो सेंटिमेंट्स हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, इन सबको प्रोब करने की कोशिश करती हैं, उनको नच करने की कोशिश करती हैं, जैसा हम लोगों ने बांग्लादेश में देखा। अब हम लोग को दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज आप एक फ्रिवलस सा एक डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं और अगले दिन रेजिग्नेशन मांग लेते हैं एक इंपॉर्टेंट रेगुलेटर का। कल को तो आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में भी कुछ बोल सकते हैं और उनको बोलेंगे कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जब तक कुर्सी पे बैठे रहेंगे तब तक जांच कैसे होगी, तो पहले वो कुर्सी छोड़ें। ऐसे बिना तथ्यों की अगर प्राइमा फेसाई स्टैब्लिश करना की दम नहीं है अगर हिंडनबर्ग की रिसर्च में, तब तक इस्तीफा मांगना, इस टाइप की बचकानी चीजों से विपक्ष को भी बचना चाहिए, क्योंकि उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी भी लाइन पर लगी हुई है। आप किसी भी फॉरेनर्स के ऊपर में ऐसे नहीं उनके कंधों पे बंदूक रख के चला सकते हैं। अगर प्राइमा फेसाई कुछ भी केस एस्टैब्लिश किया होता, मैं कहता हूं कि जरूर सेबी चीफ को रिजाइन करना चाहिए था और उसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बट मुझे एक लाइन का तथ्य ये आप बताइए जो उन्होंने उजागर किया हो, जिसके बेसिस पे मैं बोल सकूं कि प्राइमा फेसाई कनेक्शन है। चलिए सर, मेरे पास बिल्कुल समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा पे इस विस्तार से जुड़ने के लिए। शहजाद पूनावाला, घनश्याम तिवारी, JN गुप्ता साहब, आदिश अग्रवाला साहब और रजत सेठी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए इतना ही, छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।